मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है कि मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, कि मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं मेरे एतवार की है। जोरदार तालियों से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राय, मैडम पद्मश्री विद्या सिंह जी, हेल्पेज इंडिया के श्री AK सिंह जी, सीनियर सिटीजन फेडरेशन से श्यामपाल सिंह जी, प्रोफेसर भारतीय, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के सभी, किसी को यूज करना है, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के सभी बच्चे, फैकल्टी और बच्चे जो मौजूद हैं, हमारे सभी प्रबुद्ध हमारे सभी वरिष्ठ और प्रबुद्ध नागरिक जो यहाँ मौजूद हैं। मैडम विद्या सिंह के बाद बोलने को बहुत कुछ बचता नहीं है और बोलना बहुत मुश्किल भी है, क्योंकि शायद ही कोई चीज़ हो जो उन्होंने बताई नहीं। और ये भी एक अच्छा सीख मुझे लगता है हम सबको मिला होगा, खास तौर पे बच्चों को, क्योंकि मैं देख रही थी कि उनके पूर्व के वक्ताओं की प्रत्येक व्यक्ति की बात वो नोट कर रही थी, और जब उन्होंने बात किया तो सबको उन्होंने छुआ, सबकी बातों को छुआ और सब चीज़ में अपनी बात जोड़ा। तो ये भी एक अनुभव है, एक सीख है हमारे लिए, मेरे लिए भी और यहाँ मौजूद सभी के लिए भी, कि दूसरों के सम्मान कैसे किया जाता है। आज मैं लेट आई, उसके लिए माफ़ी मांग रही हूँ, क्योंकि वही बात है कि आप किसी भी कार्यक्रम में सरकारी बाबू को बुलाएंगे तो कार्यक्रम तो चौपट होना ही। उसका एक कारण ये भी है कि हम लोग अपने समय के मालिक नहीं हैं। वी आर नॉट मास्टर्स ऑफ आवर ओन टाइम, हम भी गुलाम हैं। और कई चीज़ें आज एक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्लान लखनऊ का, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की एक पॉलिसी रिलीज होनी थी मुख्य सचिव महोदय के साथ, इसलिए मैं लेट हो गई, बट अच्छा हो गया कि बीच तक मैं आ पाई। जिस विषय के लिए हम लोग आज यहाँ एकत्रित है, मेरे ख्याल से महसूस ज़्यादा किया जाता है, बोला कम जाता है, चर्चा में कम है, मगर महसूस सभी करते हैं। और ये कोई आपका विषय नहीं, हम सबकी विषय है। वही बात है कि आज आप, कल मैं, तो ये सभी का सामाजिक मुद्दा है। और ये भी है कि हम सबके साथ या अधिकांश लोगों के घर में बुजुर्ग माता पिता हैं। जैसे मैडम एरन ने मेंशन किया था, जैसे मेरी माँ हैं, तो उनके बारे में मेरा तकलीफ ये है कि वो बुजुर्ग होने से पहले ही चली गई। 59 साल में ही उनकी डेथ हुआ था 2005 में। तो उसमें मुझे लगता है कि अगर वो बुजुर्ग होती तो मैं शायद उनकी देखभाल कर पाती। मेरे बुजुर्ग पिता मेरे साथी है, पिताजी जब से कोरोना हुआ तब से हैं और अभी भी हैं। तो ये एक मुद्दा है, एक विषय है जो हम लोग सब किसी न किसी फॉर्म में एक्सपीरियंस करते ही है। ये कोई सिद्धांत नहीं है, कोई पॉलिसी तक इसका वो सीमित नहीं है। तो मैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क को तो बधाई दूंगी कि एक प्रेसिंग सोशल मुद्दे पर, एक अहम सामाजिक मुद्दे पे वो चर्चा कर रहा है। हेल्पेज इंडिया तो खैर बहुत ही विंटेज संस्था है, बहुत पुराना है। मुझे याद है कि अपनी बचपन में केरल में मेरे परिवार के जो बुजुर्ग आंटीज वगैरह थे, वो अपनी पैसा अलग रखते थे। हेल्पेज इंडिया का एक डिब्बा होता था कंट्रीब्यूशन के लिए, और उसमें अपने कंट्रीब्यूशन देते थे। उन्हें कई दशक पहले की बात बता रहे हैं। तो वो एक, और आपने जो आज रिपोर्ट रिलीज़ किया, इसमें मैं भी सहमत हूँ कि उसकी एक्सेसिबिलिटी थोड़े कम होंगे भाषा के चलते, मगर एक विषय विमेन एंड एजिंग, वो भी बहुत प्रासंगिक, क्योंकि हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उन्होंने भी ये आइडेंटिफाई किया है कि एजिंग भी, बुजुर्ग होना भी कई विषयों की तरह एक जेंडर इशू है। इसमें भी एक जेंडर इशू है। वो कारण हम लोग बताते हैं डबल जेपर्डी, डबल वल्नरेबिलिटी। जैसे महिला है, वो बुजुर्ग भी है, तो मल्टीपल वल्नरेबिलिटी है। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि पुरुष के अगर कंपेयर करके देख लें, एक तो महिला में कई बार अशिक्षा या इकोनॉमिक डिपेंडेंस, स्वयं अपने पैर पर खड़े होने के संसाधन की कमी, वो दूसरों पे निर्भरता, अशिक्षा, गरीबी और शारीरिक अक्षमता, क्योंकि वो बच्चे पैदा करते हैं, पालते हैं, तो बुजुर्ग होने पर उनके अंदर एक शारीरिक क्षमता की कमी, कई तरह की बीमारियां,
जोड़ों में, हड्डियों में सब दर्द, इस तरह की समस्या महिलाओं में ज़्यादा रहता है। और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी ज़्यादा है, क्योंकि वो जिंदगी भर परिवार की एकदम नींव की तरह खड़ी होती है। देखा जाए तो हर परिवार में नींव, उसका जो रीढ़ है, जो नींव है, वो माँ ही है। तो वो सबके स्ट्रेस लेते लेते बुजुर्ग होते होते उनके भी स्ट्रेस बढ़ जाती है। बुजुर्ग क्यों होनी है, इवन 40 साल के बाद, जिस कैटेगरी में हम भी हैं, सभी लोग हैं मुझे लगता है यहाँ पे, वो स्ट्रेस समय से ही स्ट्रेस बढ़ती है, एंग्जाइटी बढ़ती है। तो ये एक महिला और बुजुर्ग, विमेन एंड एजिंग, एक अहम विषय है। तो आपके जो सर्वे है बहुत ही टॉपिकल सब्जेक्ट में है। अब जहाँ तक जो आपने बताया श्यामपाल सिंह जी, सारी बातों से मैं सहमत हूँ। हम लोगों ने कुछ किया 2014-16 में जब ये आ रहे थे हमारे भरण पोषण नियमावली। बाई चांस उस समय मैं फील्ड में थे, कानपुर के डीएम थे, फिर बुलंदशहर में डीएम थी, जैसे हम लोग जिलों के दौरा करते हैं। तो मुझे आज भी याद है कि मैंने एसडीएम्स को बुला के इसकी प्रशिक्षण कराया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि जिसके पास केस जाना है उनको उसके बारे में कायदे से जानकारी नहीं है। तो हम लोग उस समय भी एक सीनियर सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर हमने चलाया था बहुत पहले 2016 में, उनकी मतलब जिसको कहते हैं मदद के लिए। मगर उस कानून में कमियां नहीं है, मगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन में खूब कमी है। जैसे बात हो गया, तमाम बुजुर्गजन भी उसके बारे में नहीं जानते, और उससे भी बड़ी दुख की बात है कि जिसका उसको अनुपालन करानी है, हमारे मजिस्ट्रेट लोग, वो भी बहुत अच्छे से नहीं जानते। तो यहाँ बैठे बैठे मैं सोच ही रही थी, जब बात हो गई कि नीति के विषय में एक ट्रेनिंग मुझे अपने जैसे मैं मंडलायुक्त लखनऊ हूँ, तो मेरे पास 6 जिले हैं, तो कम से कम इन जिलों की हमारे लोगों के लिए संबंधित सभी विभागों को बुलाकर एक नीति पर चर्चा और व्यवस्था बनाने का काम हम कर सकते। वही है ना, जब नौकरी की शुरुआत में लगता है कि हम सब कुछ बदल देंगे, हम सब सही कर देंगे, सबको लगता है। बाद में लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वही समस्याएं, वही चीज़ बार बार हर साल आपके सामने आते हैं। थोड़े और बुजुर्ग होने पर, जैसे मैं हूँ, लगता है कि सब कुछ सही करना जरूरी नहीं है। अपने इस सीमित इलाके में जो आपके सामने दिखता है उसी को सही कर दे तो भी बहुत अच्छी बात, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको हर चीज़ की जिम्मेदार नहीं माना है, आपको केवल अपनी खेत की जिम्मेदारी दिया है। खेत का मतलब जिस 1 या 2 या 3 व्यक्ति को आपके सामने रखा है, जिसकी मदद आप कर सकते हैं, उसकी आप मदद करोगे या उनके लिए व्यवस्था बनाओगे, तब भी अच्छा, क्योंकि 1 इज अ बिग नंबर, एक भी एक बहुत बड़ा संख्या होता है। आप एक की भी मदद करोगे तो अच्छा। तो ये तो है एक अच्छा चीज़ जो मैं कहना चाह रही हूँ। एक लखनऊ नगर निगम स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के माध्यम से एक सीनियर सिटीजन सेंटर यहाँ बना रहा है, जिसका निर्माण आधा हो चुका है। अब उस सेंटर की परिकल्पना जब किया था, अब सेंटर तो बनाना आसान है, अब एक कुछ किताब लगाओगे, कुछ बुक्स लगाओगे, आके लोग पढ़ेंगे, जाएंगे, कभी कभी एक डॉक्टर आएंगे, पर हम लोगों की कल्पना थोड़ी सी बृहद है उसको लेकर। वही एक देख है, बट नॉट जस्ट, वही बात है, एक पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड, जैसे हम किसी की देखभाल कर रहा है, वो नहीं। उनको दिन में आने के लिए और एक सकारात्मक तरीके से, एक अच्छे तरीके से अपने समय बिताने के लिए, रिक्रिएशन के लिए, ज्ञानवर्धन के लिए, और उनके समय दूसरों की काम आए, उनकी अनुभव दूसरों की काम आए, इसके लिए एक अच्छा पब्लिक स्पेस क्रिएट करने की कोशिश हम लोग कर रहा है। आधा निर्माण हो चुकी है, मगर उसका निर्माण नहीं बड़ी चुनौती है, निर्माण के बाद उसका संचालन, जिससे कि अधिक से अधिक लोग उसका लाभ ले पाएं। कई बार परिवारों में हम लोग देखते हैं कि बेटा बेटी बहू या जो भी है नौकरी जाते हैं, तो माँ बाप अकेले हैं, और कई बार माँ या बाप की गुजर जाने के बाद एक बचता है। तो उनको दिन में अपने साथियों के साथ समय बिताने के लिए, और उनके लिए आवश्यक मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ की चेकअप, और उनके लिए रिक्रिएशनल एक्टिविटी, और ऐसा कोई एक्टिविटी जो उनके अनुभव की सदुपयोग समाज के लिए कर पाए, ये हम लोग क्रिएट करने की कोशिश करें। अब जैसे हम लोगों ने बात किया, सभी वक्ताओं ने बात किया, बात पॉलिसी अकेले की नहीं है, बात भरण पोषण नियमावली की भी नहीं है, बात पेंशन के भी नहीं है। इज्जत से बुजुर्ग होना है, टू एज विद डिग्निटी, ये चीज़ है मेन। तो इसके लिए हमारे समाज अपने को और हर व्यक्ति, प्रशासन, शासन सब मिलके कैसे एक माहौल बना लें, ये विषय। WHO की जो एक फ्रेमवर्क है, एक्टिव एजिंग फ्रेमवर्क, उसमें उन्होंने 3 ही चीज लिखा है, पार्टिसिपेशन, हेल्थ एंड सिक्योरिटी। यही विषय जो लोगों ने छुआ यहाँ पे, सहभागिता, स्वास्थ्य और सुरक्षा। यूनाइटेड नेशंस का भी एक है, प्रिंसिपल्स फॉर ओल्डर पीपल, मतलब फाउंडेशनल, उसमें भी कुछ शब्द सब वही है। किसी ने पेंशन नहीं लिखा है, बट ये लिखा है पार्टिसिपेशन, इंडिपेंडेंस, आज़ादी, केयर, संरक्षण, सहभागिता तो है ही, सेल्फ फुलफिलमेंट, स्वयं साक्षात्कार की मौका मिलना, एंड डिग्निटी, मतलब
स्वयं पे खड़े होना, एक आत्मनिर्भरता, एक इज्जत। तो मैं केरल का एक उदाहरण जरूर देना चाहूंगी क्योंकि मैं केरल से हूँ, और केरला मैं कहूंगी कि वहां पे है जहां पे कुछ साल बाद शायद यूपी होंगे, और मैं अच्छे मतलब से नहीं कह रहा हूँ, नेगेटिव सेंस में कह रहा हूँ। केरला कई चीज़ों के लिए अच्छा है, मगर डेमोग्राफिक प्रोफाइल अगर केरला का देख लें तो वो लगभग चाइना या कुछ विदेश राज्यों की तरह है, क्योंकि परिवार नियोजन बहुत सफल चलने की वजह से काफ़ी समय से ही वहाँ पे छोटे परिवार है, न्यूक्लियराइज्ड फैमिलीज है। इन द सेंस 2 बच्चे अधिकतर, मतलब अधिकांश 2 बच्चे, एंड कईयों में एक बच्चा या बच्ची, इतना ही। और सब पढ़े लिखे हैं, तो बाद में जब बड़े होते हैं तो नौकरी की अवसरों की कमी के चलते या उच्च शिक्षा के अवसरों की कमी के चलते कई लोग विदेश जाते हैं, बाहर अपना नौकरी पाले। उसके बाद स्थिति है, आप कई घरों में, आप अगर 5 घर जाओगे तो 4 में स्थिति ये बने होंगे निश्चित तौर पे कि बुजुर्ग माता पिता अकेले हैं, और एक के गुजरने के बाद एक अकेले हैं। बेटा बेटियों की भी गलती नहीं है, कुछ केसेस में होंगे, मगर बहुत बार उनके भी परिस्थिति ऐसा है कि वो भी अपने बच्चे पाल रहा है। नौकरियों की स्थिति ऐसा है कि वो सुबह से रात तक उसमें लगा रहता है, जैसे आईटी सेक्टर वगैरह है, यूएस में है, कहीं है। मदद के लिए कोई मिलता नहीं घर में, सारा काम खुद ही करना है, सुबह भागना है और रात तक भाग दौड़। कुछ बच्चे चाहते होंगे कि माँ बाप को अपने पास रख लें, मगर वो जब जाएंगे वहां पे तो माँ बाप और अकेलापन के शिकार बन जाते हैं। इसलिए कई बार माँ बाप जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो जिस सामाजिक व्यवस्था से परिचित है, जो एक दोस्ती या फ्रेंडशिप का एक वलय है, एक सर्कल है, जिसके अंदर वो अपने को सुरक्षित महसूस करता है, जो पानी और हवा जो उन्होंने सीखा है, पिया है, महसूस किया है, जो खाना उनको आदत है, जो मौसम उनको परिचित है, ये छोड़ के वो जिंदगी के आखिरी सालों में वो कोई नए जगह जाके जड़ पकड़ना बहुत मुश्किल है। तो कई बार मजबूरन माँ बाप कहते हैं नहीं हम यहीं रहेंगे। उनका अपना घर है, उनका अपना कमरा है, उनका अपना बैठने की कुर्सी है, गप मारने के लिए 2 दोस्त है जो शाम को मिलता है, बगल का पार्क है, छोड़ते नहीं। मगर फिर क्या होता है, थोड़े और उम्र बढ़ते हैं तो स्वयं से वो कुछ करने की स्थिति में नहीं रहता है। और केरल में सब पढ़े लिखे होने के नाते हम लोग को घरों में मदद के लिए भी लोग नहीं मिलते, तो उसमें क्या है, अकेले। तो एक स्थिति ऐसा होता है कि फिर क्या, होम केयर प्रोवाइडर जैसे कोई लड़का कोई सर्विस एजेंसी को बुक करके किसी को घर में लगाते हैं, फिर कैमरा लगाता है, प्राइवेसी में बहुत बड़ा इंट्रूशन है, मतलब सीसीटीवी लगाता है ताकि वहां से बैठे वो देख पाए कि वहां घर में क्या हो रहा है। एक स्थिति ऐसा बनता है कि इंस्टीट्यूशनल केयर के बिना कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि कई बार बुजुर्गों में डिमेंशिया या अल्जाइमर्स की शुरुआत होती है, याददाश्त खो बैठते हैं, और घर से निकला तो वापस आएंगे ऐसा भी कोई गारंटी नहीं रहता है, और कई बार वो अपना जो प्राथमिक आवश्यकता है उसके भी निर्वहन में असमर्थ हो जाते हैं, तब जाके कोई हॉस्पिस या संस्थागत जो वो है उसमें बनती है। वहां जाने के बाद, जैसे मैडम ने कहा, वहां जाने के बाद केयर तो मिल जाती है मगर प्यार मिलना मुश्किल है। तो वहां एक अलग तरीके के अकेलापन की नर्स सुबह शाम देखते हैं, मगर ममता या प्यार वो हासिल नहीं हो पाता। तो एक तरीके से केयर या प्यार में से एक ही मिलेगा, ये अवस्था है। तो ये जो विषम परिस्थिति है, इसको दूर से देखे हमको उसके समाधान करनी है। तो बात केवल पॉलिसी तक नहीं है, बात यह है कि एक तो संवेदना, सामाजिक इस पर चर्चा, और मैं अगर 2-3 मुद्दे बहुत जल्दी बताऊं, बहुत जल्दी। पहला चीज है कि मैडम एरन ने जो बताया था, हम लोग परिवार के अंदर भी अपने जो बच्चे हैं, जैसे बुजुर्गों की जो पोता पोती, उनको एक सिखाना पड़ेगा कि कैसे घुल मिल के चले, कैसे अपने बुजुर्ग ग्रैंड पेरेंट्स की सम्मान क्या करे, उनके साथ समय बिताए। मैं अपने भी अनुभव से कहती हूँ, मैं अपने बच्चों को, जो बेटा और बेटी है मेरा, दोनों को मैं कहती हूँ कि जाते वक्त और आते वक्त कम से कम पापा के पास जाके एक बार बोला करिए कि मैं जा रही हूँ, 5 मिनट उनके साथ बैठ के बात करें। बच्चे छोटे हैं, वो जानबूझ के नहीं कर रहा है, बट उनको लगता है कि वो अपने में व्यस्त है, कभी ट्यूशन है, कभी संगीत सीख रहा है, कभी स्टेडियम जा रहा है, कभी कुछ। मम्मी ही बहुत कम मिल जाती है, मेरे साथ भी उनको समय कम ही मिलता है। तो वो जब समय मिलता है सोचता कि माँ के साथ बैठें। तो जैसे उन्होंने कहा था, देने में सबसे आसान मगर सबसे कठिन चीज है समय। देखा जाए तो बहुत आसान है, अगर निर्णय कर लें तो आसान है, और वैसे हम अगर ना सोचे तो देने के लिए सबसे मुश्किल भी। तो थोड़ा सा वो अपनी जो, जिसको आप कहते हैं, हम अपनी यंगर जनरेशन की थोड़ी ओरिएंटेशन, मैं इसलिए भी कह रही हूँ, हम लोग जेंडर की बहुत बात करते हैं, मगर कई बार देखा होगा कि जो घर के माँ हैं,
अधिकांश बार वही है जो जेंडर इनसेंसिटिविटी पैदा करते हैं, और इसको कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। हम लोग अपने बेटों को सिर पे चढ़ाते हैं और बेटियों को वो बराबरी नहीं देती है जो उनको देना चाहिए, और जब बुजुर्ग में होने के बाद देखते हैं कि कई बार बेटी परवरिश करते हैं, बेटा पलट के नहीं देखता है। तो अगर माँ फैसला करें कि मैंने जो अनुभव किया मैं अपने बच्चों को नहीं करने देंगे, और चाहे खाना बनाने के मामले में हो, बर्तन धोने के मामले में हो, कपड़ा धोने के लिए हो, घर साफ करने, हर चीज के लिए बेटा भी करेंगे बेटी भी करेंगे, पढ़ाई हो दोनों बराबर करेंगे, और बेटियों को समान अवसर देंगे तो आगे जाके बेटी आपका काम आएगा। तो वैसे ही थोड़ा सा सोशलाइजेशन, थोड़ा सा ओरिएंटेशन अपने बच्चों को, माँ बाप को देना पड़ेगा, ताकि वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को के साथ बैठे बात करें। क्योंकि जितना मैंने देखा है, हम लोगों के बैठने से जो अपनी माँ बाप खुश होती है उससे ज्यादा खुश होती है ग्रैंड चिल्ड्रन के। हमारे साथ कभी भी भिड़ंत होती है, आर्ग्यूमेंट होती है, बहस होती है, मगर पोता पोती के साथ कभी नहीं होता है। तो ये एक चीज है जो हम लोग कर सकते हैं। सेकेंड है, इन्हें मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा फोकस जो हमको करना है। जैसे प्रशासनिक भाषा में बात करें, हम लोग कई बार क्या करते हैं, मेडिकल चेकअप की व्यवस्था कर लेते हैं, और जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं, चाहे कोई डे केयर सेंटर बना, सीनियर सिटीजन सेंटर बना, डॉक्टर आते जाते हैं, मगर जिसमें चर्चा नहीं होता है वो मानसिक स्वास्थ्य की नहीं होती है। और ये एक विषय हम लोग बात ही नहीं करते, जबकि सबसे बड़ा मुद्दा डिप्रेशन है। जो अकेलापन, और अकेलापन से जो पैदा होता है डिप्रेशन, विच इज अ क्लिनिकल डिसऑर्डर। एक लेवल तक आदमी कंपनी से वो दूर हो जाता है कि डिप्रेशन होए ना, और एक लेवल के बाद वो बातचीत से नहीं सख्त होता है, उसमें एक डॉक्टर की सलाह दवा की भी आवश्यकता पड़ती है। और वैसे ही जैसे हमने कहा डिमेंशिया है, फॉरगेटफुलनेस है, सब क्लिनिकल डिसऑर्डर्स है। तो उसको समय से पहचान करके मदद करना। तमाम बुजुर्ग जन है जो एकदम उस पीड़ा में एकदम त्रस्त है, वो किसी को कुछ कह नहीं सकते, उनको मदद की आवश्यकता है। हम लोग सोचते हैं एक बुजुर्ग का एक स्वभाव ही है, मतलब हर चीज में वो मायूसी है, या कुछ बोलते नहीं है, किसी से बात करना उनको पसंद नहीं है, या ऐसे ही रहता है। तो लोग सोचते हैं ये इनका हैबिट है या नेचर है, जबकि वो हैबिट या नेचर नहीं है, वो उनके अंदर एक डिप्रेसिव डिसऑर्डर है जिसमें इलाज की और मदद की आवश्यकता है। तो एक तो ये मेंटल हेल्थ पे भी हमको फोकस करनी है। तीसरा जो मैं बोलूंगी, इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैडम एरन ने विशेष जो बोला, जैसे हम लोगों की दोनों बातें, हम लोग कोई हॉस्पिटल जाएंगे तो हम कई चीजें हम लोग बनाते तो है, मगर हम ये नहीं देखते कि वो, जैसे हम लोग डिसेबल्ड के लिए रैम्प बनाते हैं कि व्हीलचेयर चल पाए, तो हमको एज सेंसिटिविटी भी बरतना होगा अपने स्ट्रक्चर्स में। चाहे हम हॉस्पिटल बना रहे हो या पब्लिक स्पेसेस बना रहे हो, हम लोगों के इतने सारे सुंदर पार्क लखनऊ में है, जनेश्वर मिश्रा है, लोहिया है, और तमाम हम बनाते भी आ रहा है स्मार्ट सिटी के तहत। तो उन सब में हमको भी देखने होंगे, लखनऊ विकास प्राधिकरण को देखने होंगे कि जो स्ट्रक्चर बने, जो जगह बने, वो बुजुर्ग लोगों के लिए उपयोगी पब्लिक स्पेस स्थापित हो, जहां पे वो अपने लोगों के साथ बैठ सकते हैं, गप मार सकते हैं, खुश रह सकते हैं, अपनी कहानियां बता सकते हैं। तो पब्लिक स्पेसेस अच्छा बनानी है, और जो भी पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल है, और जो भी जगह है, इवन एक दवा की दुकान भी हो, उसको हमको देखना पड़ेगा कि बुजुर्ग व्यक्ति उसको एक्सेस कर सकें या नहीं। और लास्ट पॉइंट जो मैं बताऊंगी, जैसे सबने कहा, मैंने भी बहुत बोला, जल्दी बैठना चाह रहा था, लास्ट चीज है कि ये जो बेचारापन से जो बीमारी है, हम लोग कुछ भी करते हैं तो हम उनके टाइम पास के लिए व्यवस्था तो कर लेते हैं, जैसे डे केयर में उनको सिलाई के लिए दे दिया, क्राफ्ट दे दिया, पंचायत करने के लिए टीवी दे दिया, पढ़ने को बुक्स दे दिया। सबसे बड़ा ह्यूमन रिसोर्स आज जो है हमारी एजेड पॉपुलेशन है। मैं इसलिए कहूँगी, मेरी माँ की बहन 3 महीने पहले उनकी डेथ हुई 80 साल की उम्र में। मेरे वो एकलौता बहन थी, और वो एक तरीके से मेरे लिए एक रिसोर्स बुक से कम नहीं था। जैसे कोई भी कुकिंग के बारे में कोई डाउट है, कोई रेसिपी समझना है, या कोई बीमारी की तत्काली जो घर का होम रेमेडी, तुरंत मैं उनको फोन मिलाते थे, मतलब हॉटलाइन। और आज मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। गूगल आप जितना भी देखते रहोगे तो अनुभव अलग चीज है, सालों के अनुभव और एक पढ़ा लिखा महिला की अनुभव अपनी। तो वो जो मेरी आंटी मुझे जो बताती थी कि अगर बच्चों को बुखार है तो ये करो, मैं कहता था कि ये फला चीज, अब चना दाल की खीर कैसे बनानी है जल्दी बताओ, तो वो जल्दी बता देते कि यूँ थोड़ा घी डालो, ये करो वो करो। वो मेरे पास जो रेडी रेकनर था, जो एक एनसाइक्लोपीडिया मेरे पास थी, वो गुजर गई। तो अब बात है कि धीरे धीरे जो पीढ़ी बीता जा रहा है, हमारे बीच से तमाम मूल्य, तमाम जानकारियां, तमाम अनुभव निकलते जा रहा है, और आगे वाली पीढ़ी के पास केवल ये है।
मोबाइल है और काफ़ी सारे वो है क्या नाम है टेक्नोलॉजी है, दिल नहीं है और कई चीज़ों की जानकारी। मैं उनकी बुरा नहीं कर रहा क्योंकि बच्चों की गलती नहीं है, हम ही ने सिखा रखा है। कोविड के दौरान हम लोगों ने सब बच्चों के हाथ में ये ज़बरदस्ती दिया तो अब वो क्या करेंगे। मगर बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे जानकारियाँ, बहुत सारे हमारे बीच से निकल जा रहे हैं। तो हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा हाउ टू एंगेज ओल्ड पीपल क्रिएटिवली विद सोसाइटी। अगर वो डॉक्टर है तो पब्लिक हेल्थ में, अगर वो टीचर है तो टीचिंग में, अगर वो प्लानर है तो प्लानिंग में, अगर वो वकील है या लॉ मेकर है तो पॉलिसी मेकिंग में। हाउ टू एंगेज देम क्रिएटिवली। 60 साल कोई उम्र नहीं होता रिटायरमेंट के लिए क्योंकि लॉन्जेविटी बढ़ गई। मैं देख रही हूँ अपनी अधिकारियों को 60 साल हो गया, हम वो मेमेंटो दे के भेज देते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ये अगले दिन, ठीक अगले दिन ये क्या करेगा, क्योंकि आज तक ऑफिस आना, डांट सुनना, कुछ करना सब कर रहे थे, अब कल क्या करोगे। और एक दिन में आदमी बुजुर्ग तो होता नहीं है, ना दिमाग बैठता है ना शरीर बैठता है। तो कम से कम 20 साल की समय बचा रहता है जिसमें आदमी सकारात्मक कुछ कर सकते हैं समाज के लिए। और हम लोग की जिम्मेदारी है कि उनके एनर्जी को, उनकी जानकारी को, अनुभव को कैसे हम समाज के लिए यूज करें। लास्ट में मैं कहूँगी, कोरोना काल में हम सब लोगों ने एक समय देखा कोविड का। मैंने अपने गृह प्रदेश भी देखा और उत्तर प्रदेश भी देखा। तो इतना मैं ज़रूर करूँगी, उत्तर प्रदेश की एक मैं, जैसे हम लोग न्यूक्लियराइजेशन हमारे परिवारों में इतना नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। मैंने देखा है कि यहाँ के परिवार तब भी अपने माँ बाप के साथ खड़े रहे, तब भी अपने बुजुर्ग जन के साथ खड़े रहे। लोगों ने अपने को संभाला, अपने का संरक्षण किया, उनको दूर नहीं किया। जैसे कई देशों में हुआ, बुजुर्ग लोगों को अकेला छोड़ा गया, हॉस्पिटल में छोड़ा गया, बेटे बच्चे सब छोड़ के चले गए। मगर यूपी में वो नहीं हुआ। जैसे सरकार ने अपनी माइग्रेंट लेबर को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे श्रमिकों को दोनों हाथ खोल के स्वागत किया, उल्टी आइए, जबकि कई देशों ने वापस किया। वैसे ही हमारे परिवारों ने भी अपने बुजुर्गों को बचाया, उसकी संरक्षण किया। मगर वो जो अकेलापन का दौर हम लोगों ने देखा पैंडेमिक के दौरान, तो जैसे किसी ने कहा कि अकेलापन भी एक पैंडेमिक है, तो इससे हमको बच के रहना है और हमारे सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्था को मजबूत बनानी है। और उसके लिए आप लोग और हम लोग सब मिल के चलेंगे और मेरे सीमित दायरे में जो हमसे संभव है मैं वो भी करूंगी। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद मैम। आपको पूरा